हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इंटरनेशनल बिजनेस फॉर नेट जेआरएफ 2021, स्पेशली फॉर दोज जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट है या जिनके सब्जेक्ट पे इंटरनेशनल बिजनेस है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर करके तो हम वैसे ही हमें आंसर्स याद हो गए हैं, पर एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें पता चलता है कि हमें कितना आता है और कितना और वर्क करने की ज़रूरत है। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Ed India, in which you will find videos related to paper 2 of NET JRF, that is Commerce and Management. Along with that, you can also join our Telegram channel, that is Ed India for NET JRF, जिसमें आपको हमारे वीडियो YouTube वीडियो की लिंक्स एज वेल एज क्विजेज़ की लिंक मिलती रहेगी। क्विजेज़ डेली बेसिस पे आ रहे हैं पेपर 1 एज वेल एज़ पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, एमफिल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो क्विजेज़ हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, बिकॉज रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जो कि पेपर 1 होता है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में, रिसर्च मेथडोलॉजी उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ बहुत सी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की लिंक आपको दी हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की भी लिंक दी हुई है। तो बहुत से कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझाए हैं, तो आप उसको उस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें मैं आपको रिसर्च एंड पीएचडी से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। उसमें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि पेपर 1 यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी, स्टैटिस्टिक्स की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी, और पीएचडी एमफिल रिसर्च पेपर से रिलेटेड वीडियोस, जैसे कि रिसर्च पेपर कैसे बनाना है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं इन दैट चैनल रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज मैं आपके सामने हूँ, दैट इज इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ सार्क, नाफ्टा, ब्रिक्स या नन ऑफ दीज। इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है? कोशिश करिए, और आफ्टर दिस वीडियो आप मुझे बताइएगा कि कितने मार्क्स आए आपके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हमें पता चले कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नाफ्ता का है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एंड अगर मैं बात करूँ ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म जो है उसकी मैं बता देता हूँ उसका फुल फॉर्म। ये ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं एक्चुअली में, हाँ ब्रिक्स एक्चुअली में इट्स एसोसिएशन। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन कंट्रीज़ का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, इसको मिला करके ब्रिक्स बना है। तो ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर द टोटल कंट्रीज इनटू इट, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और आपको आई से समझ में आ ही गया होगा इंडिया, जो कि मैंने अभी बोल भी दिया। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर ब्रिक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही सार्क है। इसका आंसर है नाफ्ता। ठीक है, आइए जानते हैं अब सार्क के बारे में और नाफ्ता के बारे में, एज वेल एज ब्रिक्स के बारे में। इसी बहाने हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर मैं सार्क की बात करूँ, तो मैंने इसका फुल फॉर्म तो आपको बता ही दिया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एंड इट इज़ फाउंडेड इन ढाका ऑन 8th दिसंबर। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं असर्शन रीजन में, 8 दिसंबर 1985। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है यहाँ पे। और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। मैं सार्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल 8 मेंबर्स हैं, दैट इज श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल एंड भूटान। तो इसका मैंने ट्रिक जो है बनाई हुई है, मैं बता देता हूँ आपको नेक्स्ट में। जो मैंने इसकी 8 कंट्रीज़ बताई हैं सार्क की। सिम्बा, मैं ये स्लाइड ले इसलिए लेके आया था जिससे मैं आपको बता सकूं। सिम्बा ने पीएनबी साफ कर दिया।
ठीक है, सिम्बा ने पीएनबी साफ कर दिया। तो आपको 8 दिख जाएंगे यहाँ पे, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके जो है टोटल यहाँ पे बन जाते हैं आपकी, एक तरीके से एक ट्रिक बन जाती है ना। सिम्बा ने पीएनबी साफ किया, इसको थोड़ा सा और मैं सही कर देता हूँ, साफ को मैं कैपिटल्स हटा करके सॉल्व स्मॉल में लिख देता हूँ, बिकॉज साफ जो है इट डजेंट मीन एनीथिंग। हाँ, अब ये आपकी ट्रिक बन चुकी है, ये सार्क की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी ट्रिक्स है। सिम्बा ने पीएनबी, है ना। अब आप अपने अकॉर्डिंगली जो 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको आप लगा लीजिएगा, तो यहाँ पे 8 बन रही हैं ये, SIMBA एंड PNB। इज़ इट क्लियर? तो ये मैंने आपको सार्क के बारे में बताया। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं नाफ्ता की। नाफ्ता जो है इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। और इट इज़ बेसिकली अ ट्राइलेटरल ट्रेड ब्लॉक, है ना। ये एक ट्राइलेटरल ट्रेड ब्लॉक बनाते हैं इसमें इन नॉर्थ अमेरिका। और इस ट्राइलेटरल में आपको समझ में आ रहा है, ट्राई मतलब होता है 3, इसमें कौन कौन सी 3 कंट्रीज आती हैं? कनाडा, हाँ एक सेकेंड, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये 3 कंट्रीज़ के बीच में एक ट्राइलेटरल ट्रेडिंग ब्लॉक बनता है नॉर्थ अमेरिका में, एंड दैट इज़ कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और ये आया था अपने एग्जिस्टेंस में, मतलब ये लागू किया गया था। अगर मैं बात करूं, द एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1994, है ना। मतलब ये जो है एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जनवरी 1994, ये पता होना चाहिए। नाफ्ता 1 जैन 1994। अब आ जाते हैं हम, अब बात करते हैं ब्रिक्स की। मैंने ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको बता ही दिया, इट स्टैंड्स फॉर 5 मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और 2009 से जो ब्रिक्स की गवर्नमेंट है ये हर साल मिलती है एट फॉर्मल समिट्स, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि ये जो है एक तरीके से एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है डालता है ऑन रीजनल अफेयर्स, इसीलिए जो है ब्रिक्स जाना जाता है। इट इज़ नोन फॉर देयर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल अफेयर्स, ठीक है। और मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो नाफ्ता क्योंकि मेंबर नहीं है, नाफ्ता के सिर्फ 3 मेंबर हैं, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए इंडिया इज़ नॉट एसोसिएटेड विद इट। ओके, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रहेगा। The license necessary to obtain foreign exchange to pay for the imports is called, जब हमें फॉरेन एक्सचेंज करना होता है तो हमें जो है लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इंपोर्ट्स का पेमेंट कर सकें। तो वो कौन से लाइसेंस की बात हो रही है यहाँ पे? फॉरेन एक्सचेंज लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस, कोटा लाइसेंस या नॉन ऑफ द अबव? नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंपोर्ट लाइसेंस, ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत है अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज करना है और फॉरेन एक्सचेंज करके आप इंपोर्ट्स का पेमेंट करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन? इसमें से कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कौन सा नेशनल इंस्टीट्यूशन है? कोशिश करिए और बताइए मुझे सही आंसर क्या है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बताऊं तो आपको जो है पता चल जाएगा। IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IDA इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट IBRD इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और अगर मैं बात करूं ट्राई की, ये जो दिया हुआ है, इट इज़ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंसर आ चुका है मेरे बोलने से ही। TRAI, that is Telecom Regulatory Authority of India, is not an international institution, it is a national institution and it is a regulator of telecommunication sector in India. ये telecommunication sector को regulate करता है ट्राई। अगर आपको IMF, IBRD
और आईडीए के बारे में जानना है तो कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस वाली प्लेलिस्ट में दी हुई है। बहुत इजी और बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, उसको देखिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। आईएमएफ, आईडीए, आईबीआरडी और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हुई है। सो ट्राई इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल इफ बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल कब होता है? जब एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, जब इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, जब डिवैल्यूएशन होती है करेंसी की, या एएनसी। एएनसी मतलब 1 and 3। ANC मीन्स 1 and 3। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो बट नेचुरल एंड फेवरेबल हो जाएगा। और इंपोर्ट्स बढ़ने से कैसे फेवरेबल होगा? इंपोर्ट बढ़ने से तो हमारी डेफिसिट बढ़ेगी, है ना, अनफेवरेबल हो जाएगा, है ना, एडवर्स हो जाएगा। अब समझते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है? डिवैल्यूएशन मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है कंपेरेटिव टू फॉरेन करेंसी। डीवैल्यूएशन, डी वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। डीवैल्यूएशन मतलब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है कंपेरेटिव टू होम? कंपेरेटिव टू फॉरेन करेंसी। क्यों क्यों हो जाती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स हम सस्ते करें, इन ऑर्डर टू मेक एक्सपोर्ट्स चीपर। एक्सपोर्ट सस्ते होंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करेंगे। जब ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो बट नेचुरल है ऑप्शन ए, एक्सपोर्ट्स विल बी इंक्रीज्ड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे और इंपोर्ट्स कंपेरेटिवली महंगे हो जाएंगे थ्रू डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इज इट क्लियर? इजी तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने से बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोन प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन? अभी अभी बात हुई है। टू मेंबर कंट्रीज, आईडीए वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें से? They are on liberal terms with regards to rate of interest. They are on liberal terms with regards to the period of repayment. They can be repaid in the currency of the member country. Yeah, all of the above. All of the above. बहुत लिबरल क्रेडिट टर्म्स होते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत लिबरल होता है, पीरियड ऑफ रीपेमेंट भी बहुत लिबरल होता है, और साथ ही साथ आप रीपे कर सकते हो इन द करेंसी ऑफ मेंबर कंट्री, है ना। ये जो है सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। Which one of the following is true statement? A balance of trade deals with exports and imports of invisible items only. A balance of payment deals with both visible and invisible item. The current account is not a component of BOP. ये all of the above. मैंने आपको बोला था कि मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और वैसे भी आज वीकेंड है, एक तरीके से सम अप हो जाएगा जो भी हमने पूरे हफ्ते भर में पढ़ा है। इसमें से ट्रू स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने बताया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी वीडियोस बन चुकी हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस वाले प्लेलिस्ट में, उसको जरूर देखिए। आप ही लोग के लिए बनाई है, आप लोग की नॉलेज इंक्रीज होगी उससे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा ये देखते हैं अब अपन। इट इज ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज 1 कैसे फॉल्स है? बैलेंस ऑफ ट्रेड डील्स विद एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम्स एंड विजिबल आइटम्स। गलत है, अधूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। इनविजिबल और विजिबल आइटम्स दोनों को डील करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट डील्स विद बोथ, बिल्कुल सही है, विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। एंड करंट अकाउंट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज द आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बोरोइंग्स ऑफ IMF? इसमें से कौन सा सही नहीं है अगर हम IMF से बोरोइंग्स करते हैं तो? द IMF सीक द अमाउंट it needs in any currency. The IMF may seek the amount it needs from official entities. The IMF may seek the amount it needs from private sources, या none of the above. कौन सा ट्रू नहीं है? नॉट को मैंने कैपिटल्स में किया हुआ है।
नन ऑफ द अबव मतलब सारे ट्रू हैं। नॉट लिखा हुआ है, नन ऑफ द अबव मीन्स 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, है ना। विद रिस्पेक्ट टू द बोरिंग्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ में सीक द अमाउंट्स इन नीड्स इन एनी करेंसी, है ना। वो किसी भी इट नीड्स इन एनी करेंसी मतलब किसी भी करेंसी में जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो अमाउंट सीक कर सकता है। आईएमएफ में सीक द अमाउंट इट डील्स फ्रॉम ऑफिशियल एंटिटीज से भी वो पैसा ले सकता है। और आईएमएफ में सीक द अमाउंट इट नीड्स फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज से भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसा ले सकता है और फिर आगे जाकर के मेंबर कंट्रीज़ को देता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कितनी कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी, कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं आईएमएफ में। देखते हैं कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो हमारे वीडियो से। हाउ मेनी कंट्री मेंबर कंट्रीज आर देयर इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन और इसका भी आंसर आपको देना है। आपको ये बताना है कितनी कंट्रीज हैं और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रपाउंडेड बाय डेविड रिकार्डो, बर्टिल ओलिन, जेएस मिल या सीपी किंडलबर्ग्स। वैसे मैं इंटरनेशनल थियोरीज़ के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट गिव मी द आंसर कि कितनी मेंबर कंट्रीज हैं टोटल आईएमएफ में एंड इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो। अगर पसंद आया हो आपको लगा हो कि थोड़ा सा भी इस वीडियो को देख करके मेरी नॉलेज इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली एक लाइक दीजिए और कमेंट करिए अच्छा सा, जिससे हमारे को और मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा काम करते रहें आगे जा करके। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेरे को काफ़ी सारे लर्नर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने टॉपिक्स बताए हैं, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं वीडियो उसकी लेके आऊँगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ बताइए, जिससे हम जो है उसी टॉपिक्स पे वीडियो ला सकें। एंड कोई और अगर आपको सजेशन दे रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके। थैंक यू सो मच। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।